हे हाय एवरीवन। करंट अफेयर के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस में जो एग्ज़ाम के पीछे के मंथ होते हैं, एग्ज़ाम से पहले के मंथ होते हैं, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है। मैं सोच रहा था कि अक्टूबर नवंबर दोनों एक ही वीडियो में कवर कर दूँ, बट वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट ना जाए एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए मैंने दोनों अपडेटेड पार्ट को अलग अलग बनाया है। ये आपका अक्टूबर का है, इसके बाद हम नवंबर की बात करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स। कल भी हमने इसी टाइप की एक नेशनल मिशन की बात की थी, वो था आपका पाम ऑयल को लेके। यहाँ पे ऑयल सीड्स की बात हो रही है और इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, कब से कब तक ये मिशन रन करेगा, 2024 से लेके 2031 तक, ये इम्पॉर्टेंट है। बजट कितना एलोकेट किया गया है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऑयल सीड्स की बात कर रहा है। कुछ देखो प्राइमरी हैं जिनके ऊपर पहले फोकस रहेगा, उसके बाद कुछ सेकेंडरी हैं। जो प्राइमरी हैं वो कौन कौन से हैं, रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर और सेसमे। ये आपका प्राइमरी सीड है, प्राइमरी ऑयल सीड है। इसके बाद जो सेकेंडरी ऑयल सीड है वो है आपका कॉटन सीड, राइस ब्रैन, ट्री बॉर्न ऑयल। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो कल हमने देखा था पाम ऑयल को लेके, वही सेम यहाँ पे है कि जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है, जो इंपोर्ट बिल है हमारा, उसको कम करना ऑन एडिबल ऑयल्स। नेक्स्ट वन, कर्मयोगी सप्ताह। ना आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में मिशन कर्मयोगी चलाया था। ये मिशन किससे रिलेटेड है, तो सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, इनका स्किल डेवलप करने के लिए, इनके अंदर नेशन बिल्डिंग की फीलिंग इनकलकेट करने के लिए, थोड़ा समाज के प्रति, लोगों के प्रति एम्पथेटिक बनाने के लिए, प्लस हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा लथार्जिक है, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए मिशन कर्मयोगी स्टार्ट किया गया था। उसी से रिलेटेड ये है कर्मयोगी सप्ताह, नेशनल लर्निंग वीक। ठीक है। नेक्स्ट वन, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या लोकेशन है इसका, लोथल, गुजरात। ये देख लेना आप। और इट विल शोकेस इंडिया रिच मैरीटाइम हिस्ट्री एंड बूस्ट कल्चरल टूरिज्म। नेक्स्ट वन देखो, 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप यूपी का रैंकिंग ध्यान में रखना। सबसे पहले देखो ये नेशनल अवार्ड है तो इसको कौन दिया होगा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। कहाँ दिया गया था, विज्ञान भवन में। और बेस्ट स्टेट कौन से हैं, पहले नंबर पे उड़ीसा है, सेकंड भी यूपी है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है गुजरात और पौंडीचेरी है, जॉइंट विनर है थर्ड के लिए ये। और यूपी से बात करें तो यूपी जो है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में नंबर 1 आया है, बांदा डिस्ट्रिक्ट। ये नॉर्थ जोन में है। जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड है वो अलग अलग जोन को मिला है, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। सो नॉर्थ जोन का जो विनर है वो बांदा है, और बांदा के साथ जम्मू एंड कश्मीर का गांधारबाल जो है वो जॉइंट विनर है, को विनर है। और बेस्ट विलेज पंचायत का अवार्ड किसको मिल रहा है, पुल्लमपारा, तिरुवनंतपुरम, केरला। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी का अवार्ड किसको मिला है, सूरत, गुजरात। नेक्स्ट वन, भारत जन इनिशिएटिव। इसको किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये इनिशिएटिव बेसिकली है क्या, इट विल प्रमोट एआई एंड लिंग्विस्टिक एडवांसमेंट। बेसिकली आप इसको ना इंडिया का एआई समझ सकते हो, इंडिया का एआई ब्रेन समझ सकते हो। क्योंकि अभी हमारे पास जितने भी एआई हैं वो वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न मॉडल पे बेस्ड हैं, तो जो हमको आउटपुट मिलता है वो वेस्टर्नाइज्ड मिलता है। बट ये हमें किस में हेल्प करेगा, मान लो कोई फॉर्म हमको इंडिया के रीजनल लैंग्वेज में भरना है तो वो फिल कर सकेंगे। ये हमको इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सजेशन देगा, ईजिली हम लोग इंडियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकेंगे। इसको किसने डेवलप किया है, आईआईटी बॉम्बे ने, अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ये याद रखना आप। नेक्स्ट वन, क्रूज़ भारत मिशन। ये कहाँ लॉन्च किया गया, मुंबई पोर्ट पे। और ये क्या करेगा, इंडिया में क्रूज़ टूरिज़्म को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट वन, लेडी जस्टिस स्टैचू अनवील्ड एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस न्यूज़ के बारे में आपने सुना होगा, हमारे कोर्ट में जो लेडी जस्टिस की मूर्ति रहती है उसको रिप्लेस कर दिया गया है। पहले जहाँ पे स्टैचू ब्लाइंड फोल्ड था, अब ब्लाइंड फोल्ड को रिमूव कर दिया गया है। स्टैचू अब आपको साड़ी में अपीयर होंगी एंड हाथ में तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी बुक होगी। नेक्स्ट वन, नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको मिला है, हान कंग। नाम याद रखना, कहाँ के हैं, साउथ कोरियन। और क्यों मिला है, पोएटिक प्रोज एड्रेसिंग हिस्टोरिकल ट्रॉमा एंड ह्यूमन फ्रेजिलिटी।
कीवर्ड यहाँ पे याद रखना किसके बारे में पोएम लिखा गया है, हिस्टोरिकल ट्रॉमा और ह्यूमन फ्रेजिलिटी। नेक्स्ट वन, नोबल पीस प्राइज़ किसको मिला है, निहोन हिदांक्यो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जापान। इनका फील्ड क्या था, डैट ही एडवोकेटेड फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। नेक्स्ट वन, हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कुछ कंट्री को विज़िट की थी। यहाँ पे आप ये जान जाओ सिर्फ कि कौन कौन सी कंट्री विज़िट की हैं और उनका कैपिटल क्या है। एक है आपका अल्जीरिया, इसका कैपिटल क्या है, अल्जीरस। दूसरा है मॉरिटानिया, इसका कैपिटल क्या है, नोकचोट। और लास्ट है मालावी, इसका कैपिटल क्या है, लिंगलोंगवे। बाकी इस विज़िट के सिग्निफिकेंस की बात करें तो वही बेसिक सिग्निफिकेंस है कि अफ्रीका के साथ इंडिया का टाई और इंक्रीज़ करना है, पार्टनरशिप इंक्रीज़ करना है, कल्चरल लिंक इस्टेब्लिश करना है, ट्रेड लिंक और इम्प्रूव करना है। स्पेनिश पीएम पेड्रो संचेव्स विजिटेड इंडिया। यहाँ पे आप नाम याद रखना स्पेनिश पीएम का। और इंडिया में कहाँ विज़िट किया उन्होंने, वडोदरा, गुजरात। इसके बाद स्पेन की एयरबस ने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन किया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पेड्रो और पीएम मोदी ने इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन C-295 को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया था, वडोदरा में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन, ये एसोसिएशन कहाँ लॉन्च किया गया, हैदराबाद में, प्लेस इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसका सिग्निफिकेंस की बात करो तो वही नॉर्मल सिग्निफिकेंस है कि बायलैटरल टाइज स्ट्रेंथन करना है एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को फोस्टर करना है। नेक्स्ट वन, इज़राइल ज्वाइंस ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला आपसे पूछ सकता है कि रिसेंटली किसने ADB ज्वाइन किया है, देन इट इज़ इज़राइल। और दूसरी चीज़ ये है कि ADB के बारे में ही पूछ सकता है कि ADB में सिर्फ एशियन कंट्रीज़ आते हैं, तो ऐसा नहीं है। ADB में एशिया पैसिफिक रीजन के भी आते हैं और नॉन रीजनल भी आते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन के 49 कंट्रीज़ हैं, बाकी 20 कंट्री जो हैं वो नॉन रीजनल हैं। उनमें से जो मेजर कंट्री हैं जैसे USA हो गया, कनाडा हो गया और इज़राइल है। नेक्स्ट, IIFT फर्स्ट ओवरसीज़ कैंपस कहाँ पे ओपन हुआ है, दुबई में ओपन हुआ है। और किसके सपोर्ट से ओपन हुआ है, बैकएंड में किसका सपोर्ट था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके साथ मुझे ये भी बताना, मैंने पढ़ाया है इसको, कि IIT मद्रास का पहला ओवरसीज़ कैंपस कहाँ खुला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। IIT मद्रास का फर्स्ट ओवरसीज़ कैंपस कहाँ ओपन हुआ है। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको रिलीज़ कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वीपो रिलीज़ करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो रिलीज़ करता है। इंडिया की रैंक कितनी है, यहाँ पे देख लो, इंडिया की रैंक है 39 आउट ऑफ 133, ये है 133। और टॉप पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, USA, सिंगापुर एंड UK। ये जो सारी कंट्री हैं वो वर्ल्ड की मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमीज़ हैं। और इंडिया, चाइना, टर्की, फिलीपींस जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी की कैटेगरी में आते हैं इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। इसके बाद वीपो का एक और रैंकिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग। इसमें इंडिया की रैंकिंग 4th है। और यहाँ पे इंडिया के कौन कौन से स्टेट आते हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई, चेन्नई। ये इंडिया के टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर सिटीज़ हैं। नेक्स्ट वन, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहाँ आयोजित हुआ, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। ये आपके यूपी करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। किसने इनॉग्रेट किया था, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस ट्रेड शो में पार्टनर कंट्री कौन थी, वियतनाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस ट्रेड शो का जो सिग्निफिकेंस था, जो फोकस था, वो क्या था कि यूपी में बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, टू शो केस यूपी एज अ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट। यहाँ पे आप डेट भी याद रख सकते हो, 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ये ट्रेड शो चला था। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, इसको रिलीज़ कौन करता है, सिर्फ इतना जान जाओ, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड कॉटन डे 2024 कब इसको होस्ट किया गया था, 7 अक्टूबर। किसने होस्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। थीम क्या था, मेगा ट्रेंड्स शेपिंग कॉटन टेक्सटाइल वैल्यू चेन। और किसके किसके कोलैबोरेशन से ये कॉन्फ्रेंस होस्ट किया गया था, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ना कुछ कॉटन के बारे में आप फैक्ट जान लो। इंडिया का टोटल फाइबर यूज़ में कॉटन का जो रोल है वो 60% है। एंड चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, USA, उज़्बेकिस्तान, ये 5 कंट्री जो हैं वो पूरे दुनिया का 70% कॉटन प्रोड्यूस करती हैं। इंडिया की रैंकिंग कॉटन यील्ड में 35 है। थोड़ा कॉटन के बारे में बात करें तो इंडिया ही दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पे चारों कॉटन की स्पीसीज़ को उगाया जाता है। 2 टाइप के एशियन कॉटन हो गए, इजिप्शियन कॉटन हो गए
अमेरिकन अपलैंड कॉटन। ये चारों टाइप के कॉटन जो है वो इंडिया में ही ग्रो किए जाते हैं। कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है इंडिया का। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। और इसको कितना टेम्परेचर चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितना चाहिए होता है? 50 से 100 सेंटीमीटर। किस टाइप के सॉयल में होता है? ब्लैक सॉयल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेगुर सॉयल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेक्कन प्लेटू है, जो मालवा प्लेटू है, वहाँ पे कॉटन होता है। और कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो इंडिया में टॉप कौन करता है? गुजरात। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है तेलंगाना। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में टॉप चाइना है, उसके बाद आपका इंडिया आता है। नेक्स्ट वन, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। ये दो इनिशिएटिव किस दिन लॉन्च किया गया? वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन। किस दिन पड़ता है? 27 सितंबर। ये देखो याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है। क्यों सेलिब्रेट किया गया इसको? टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ UNWTO स्टैच्यूज इन 1970। यहाँ पे WTO क्या है ना? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। तो 1970 में UNWTO स्टैट्यूज को अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख लेना कि यूनेस्को की 46 वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग कहाँ पे होस्ट हुई? इंडिया ने होस्ट किया था। यह इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने होस्ट किया था यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग। इसको मैंने कराया भी है। बाकी जो ये पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी हैं, इनका मेन एम क्या है? टू शोकेस टूरिज्म एज अ मीन्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। नेक्स्ट वन देखो, WTO मेंबरशिप अपडेट। रिसेंटली 2 नए मेंबर WTO में ऐड हुए हैं, कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब टोटल कितने मेंबर हो गए हैं? 166। WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था 2024 का? अबू धाबी में। प्लेस इंपॉर्टेंट है। WTO 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। ये 2 रिपोर्ट के नाम याद रखना। नेक्स्ट वन, PM E-ड्राइव स्कीम। इसको लॉन्च कब किया गया? 1 अक्टूबर 2024 को। नाम में ही देखो E-ड्राइव है। दैट मीन्स इट विल प्रमोट एंड सपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन इन अ कंट्री। इसका ड्यूरेशन कब से कब तक है? 2 साल है, 2024 से लेके 31 मार्च 2026 तक। गवर्नमेंट इस स्कीम में करेगी क्या? तो कंट्री में मोर एंड मोर चार्जिंग स्टेशंस को इस्टेब्लिश करेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा इनकरेज करेगी। नेक्स्ट वन, DRDO विशोरैड टेस्ट। विशोरैड मतलब क्या है? यहाँ देखो, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है विशोरैड्स। तो DRDO ने एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है। कहाँ से टेस्ट किया था? पोखरान, राजस्थान। इसकी खास बात क्या है? दैट इट इज़ इक्विप्ड विथ हिट टू किल टेक्नोलॉजी। मतलब अपने टारगेट को जब हिट करेगी तो सिर्फ डैमेज नहीं करेगी, ऑलमोस्ट उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। एंड इट यूजेस 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखो, इंडिया एलिमिनेट्स ट्राकोमा। ट्राकोमा क्या है? इट इज़ हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन। सिंपली आपसे पूछ सकता है कि ट्राकोमा बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? आई को। और किससे होता है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये। इट इज़ हाईली कंटेजियस। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये? क्योंकि इंडिया से ये एलिमिनेट हो चुका है। WHO ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है दैट ट्राकोमा हैज़ बीन एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट वन, एशिया लार्जेस्ट चिरेनकोव टेलीस्कोप। कहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है? हानले, लद्दाख में। और इस टेलीस्कोप का नाम क्या है? मेस, मेजर एटमॉस्फेरिक चिरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी। तो इस टेलीस्कोप को आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो कि पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा ये रूम है, बहुत बड़ा ऑब्जर्वेटरी है। एशिया का ये लार्जेस्ट है, दुनिया का ये हाईएस्ट इन एल्टीट्यूड है, और वर्ल्ड का ये सेकंड लार्जेस्ट है। किसने इसको बिल्ड किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद। ये इंपॉर्टेंट है। और किस फील्ड में ये काम आएगा? टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोफिजिक्स, टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल एक्सेलरेशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन, इसरो PSLV C-37 मिशन। ये मिशन लॉन्च कब किया गया था? 15 फरवरी 2017 को। और उस टाइम पे इस मिशन ने रिकॉर्ड सेट किया था बाय प्लेसिंग 104 सैटेलाइट इन अ सिंगल मिशन। एक बार में एक साथ 104 सैटेलाइट को इसने ऑर्बिट में प्लेस किया था, और रिकॉर्ड था उस टाइम का ये PSLV का नाम याद रखना आप, PSLV C-37। नाउ जब इस मिशन को 2017 में लॉन्च किया गया था, आज से ऑलमोस्ट 7 साल पहले, तो आज ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इट हैज़ मेड सक्सेसफुल री एंट्री ऑफ द PSLV C-37 अपर स्टेज इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। इसको आप ऐसे समझो कि PSLV C-37 अपर स्टेज रॉकेट का एक पार्ट था
जिसको इसरो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस लाने में कामयाब हो गया है। कैसे कामयाब हुआ है? धीरे धीरे जो रॉकेट है जो ऑर्बिट कर रहा था उसके ऑर्बिट को लोअर करते करते इसके अपर स्टेज को अर्थ एटमॉस्फेयर में ला दिया गया है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि जो स्पेस डेब्रिस है, अभी हमने पढ़ा था ना कि हमारे स्पेस में बहुत कचरा फैला हुआ है, क्योंकि मान लो कोई सैटेलाइट हम लोग ऑर्बिट में प्लेस करते हैं, उसका रॉकेट का जो डेब्रिस रहता है वहीं पे घूमता रहता है। तो उस डेब्रिस को कम करने के लिए इसरो का एक प्लान है कि 2030 तक इसरो जो है वो डेब्रिस फ्री सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, और इसके लिए इसरो का जो ये अचीवमेंट है वो बहुत क्रूशियल है। एक बात और याद रखना आप कि जो 104 सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, वो जो सैटेलाइट्स थे वो कार्टोसैट थे, और कार्टोसैट सैटेलाइट क्या करता है? इट हेल्प्स इन मैपिंग और सर्वेइंग। नेक्स्ट वन, नासा यूरोपा क्लीपर मिशन। यूरोपा क्या है? ये जुपिटर का मून है, और नासा ये मिशन किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? स्पेस एक्स के फैल्कन से। एंड बेसिकली इस मिशन का एम क्या है? तो जुपिटर का जो यूरोपा मून है वहाँ पे लाइफ को सर्च करना कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट वन, इसरो स्पेस डेक्स मिशन। स्पेस डेक्स का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। देखो इस मिशन में इसरो क्या करेगा कि स्पेस में ही 2 सैटेलाइट को कनेक्ट किया जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि मान लो हम लोगों को किसी एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करना होगा तो हम लोग ऊपर ही कर पाएंगे। मान लो हमारी कोई सैटेलाइट ख़राब हो जाएगी, उसको रिपेयर करना होगा, तो हमको कोई नया सैटेलाइट नहीं छोड़ना पड़ेगा। जो सैटेलाइट ऑर्बिट में है उसी के हेल्प से हम लोग ख़राब वाली सैटेलाइट को रिपेयर कर सकेंगे। इंडिया का जो एम है भारत स्पेस सेंटर का, यहाँ भी डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट जो हमारा स्पेस सेंटर है वहाँ पे हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट, जिनको हम लोग व्योमनॉट्स भी कहते हैं, वो लैंड कर सकें। नेक्स्ट वन, अदिति 2.0 एंड डिस्क 12। क्या है ये? अदिति क्या है? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स, ये आपका अदिति हो गया। डिस्क 12 क्या है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस। दोनों जो इनिशिएटिव है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और दोनों का जो फोकस रहेगा, दोनों का जो एम रहेगा वो डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना, क्वांटम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, मिलिट्री कम्युनिकेशन को और ज़्यादा एडवांस करना थ्रू द यूज़ ऑफ एआई, थ्रू द यूज़ ऑफ मशीन लर्निंग। नेक्स्ट वन, ओजोन एंड यूवी बुलेटिन। इसको रिलीज़ कौन करता है? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखो, महुआ जल ही अमृत प्रोग्राम। महुआ मतलब क्या है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसने जल ही अमृत प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का मेन एम क्या है? टू इंसेंटिवाइज स्टेट एंड यूटी फॉर इम्प्रूविंग ट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज क्वालिटी। इन शॉर्ट बात करें तो यहाँ पे वाटर रिसाइकलिंग की बात हो रही है। कौन सा स्टेट कितने अच्छे से वाटर रिसाइकल कर रहा है, और जो अच्छे से वाटर रिसाइकल करेगा उसको इंसेंटिवाइज करेगा इस प्रोग्राम के थ्रू महुआ। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की यहाँ बात होती है। एंश्योरिंग ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट वाटर की बात यहाँ होती है। इसके बाद देखो, यूनियन कैबिनेट अप्रूव PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृष्णोत्ती योजना। ना देखो एग्रीकल्चर के फील्ड में ना बहुत से स्कीम चलते हैं, तो यूनियन कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया है कि सिर्फ 2 अम्ब्रेला स्कीम बनाया जाएगा। एक है आपका PMRKVY और दूसरा है कृष्णोत्ती योजना। एंड इन्हीं दोनों अम्ब्रेला स्कीम के अंदर बाकी सारे स्कीम आ जाएंगे। जैसे कौन कौन से स्कीम आएंगे? जो आपका PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट करेगा, एंड कृष्णोत्ती योजना जो है वो फूड सिक्योरिटी प्रमोट करेगा। PMRKVY में कौन कौन से स्कीम आएंगे? सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, एग्रो फॉरेस्ट्री, परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम। एंड KV में कौन कौन से स्कीम आएंगे? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, DPR कंपोनेंट। DPR क्या है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक्सेलरेटर फंड फॉर एग्री स्टार्टअप। ये सारे जो हैं वो KV में आएंगे, ये सारे जो हैं वो RKVY में आएंगे। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA एनुअल रिव्यू। इसने जो रिपोर्ट पब्लिश किया है उस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स। ये किसने पब्लिश किया है? IRENA ने। इस रिपोर्ट्स की कुछ फाइंडिंग देख लो। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जॉब कौन देता है? हाइड्रो पावर, उसके बाद सोलर। नेक्स्ट, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कौन से नंबर पे आता है? 4th। और कितनी कैपेसिटी है यहाँ देख लो, 203.1 गीगावाट। ये नंबर याद रखना, अप्रॉक्सीमेटली 203। नेक्स्ट वन, सोलर PV में इंडिया का रैंक कितना है? 5th है। विंड पावर में कितना रैंक है इंडिया का? 4th है। ये रैंकिंग याद रखना, रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट थीम है। नेक्स्ट वन, इंडिया फर्स्ट एवर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहाँ पे ये हैचिंग हुई, नेशनल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है एंड इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आता है और इसका जो हैबिटाट है वो ग्रासलैंड है, ड्राई ग्रासलैंड, स्क्रब लैंड्स, ये इसका हैबिटाट है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग बर्ड है ये। सो यहाँ पे हमने अक्टूबर मंथ का पूरा करंट अफेयर कवर कर लिया है। इसके बाद की वीडियो में हम नवंबर कवर कर लेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन 2 महीनों से ही आप कम से कम 3 से 4 करंट अफेयर एक्सपेक्ट कर सकते हो।